नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस बनी होती है, लेकिन उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, खबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद होते हैं, उनके साथ विश्लेषण करते हैं और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राकेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। रवि जी, एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला। मेगा विस्तार मोदी कैबिनेट का ये कहा जा रहा था, जिसका इंतजार लंबे समय से था, लेकिन वो खत्म हुआ। 43 नेताओं ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली और उसी के 2 घंटे बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। जी बिल्कुल। देखिए प्रसिता जी, जिस तरीके से पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जो मिनिमम गवर्नमेंट वाला जो फंडा दिया था, वो इस बार कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हालात ऐसे नहीं हैं और उसको देखते हुए जो है एक जंबो टीम बनाई गई है। निश्चित तौर पर इस जो है अभी 77 के आसपास इनके मंत्रालय में सदस्य कैबिनेट में है। निश्चित तौर पर जो नए चेहरे लिए गए हैं उनमें ज़्यादातर युवा टीम है और ख़ास करके मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो बड़ा ही है मोदी कैबिनेट में। पहले 5 मंत्री हुआ करते थे, अब 6 मंत्री हो गए हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान को मिलाकर मैं इसकी बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी यहाँ के राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा अगर थावरचंद जी गहलोत को वहाँ से राज्यपाल बनाया गया है कर्नाटक से, तो उनकी जगह बीरेंद्र खटीक को लिया गया है, क्योंकि ये जातिगत संतुलन साधने की एक है, क्योंकि जो है अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा है बीरेंद्र खटीक और इस वर्ग में उनकी स्वीकार्यता भी है और बुंदेलखंड का एक बड़ा चेहरा है। तो निश्चित तौर पर चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है अगले साल और बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा जो है एक उत्तर प्रदेश में भी आता है, तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो संतुलन साधने की कोशिश की गई है, तो ये सियासी गणित भी कहीं ना कहीं बिठाने का प्रयास हुआ है। इसी तरह सिंधिया जी का है, तो सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अदा की है और पिछले हालांकि उन्हें 1-1.25 साल के आसपास इंतजार करना पड़ा, लेकिन जो चर्चा थी वो शुरुआत से यही थी कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी और अंततः जो है उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन विभाग को लेकर थोड़ा आश्चर्य हुआ है प्रसिता जी, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद रेल मंत्रालय दिया जाए, लेकिन उन्हें उड्डयन मंत्री बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर वो उन्हें अभी हवा में ही रखा गया है। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला, चूंकि कई चुनौतियां भी है मोदी सरकार के सामने, टीम को मजबूत भी करना है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कई पुराने मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, नए चेहरे दिखे, युवा चेहरे समझ में आ रहे हैं। सभी जो है लगभग 24 नए चेहरे मंत्रिमंडल में देखने को मिले हैं। बड़ा एक फेरबदल इसको माना जा रहा है। फेरबदल तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये असल में एक तरह से मोदी सरकार की, खुद नरेंद्र मोदी की स्वीकारोक्ति है, एक कबूलनामा है अपनी नाकामियों का। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इससे पहले 7 साल से जो मंत्री थे वे बिना किसी कारण से हटाए गए? आखिर कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री की नाकामी, श्रम मंत्री की नाकामी, करोड़ों लाखों मजदूरों के विस्थापन के समय, और शिक्षा मंत्री की शिक्षा नीति को लेकर नाकामी, आईटी मिनिस्टर ट्विटर और सोशल मीडिया पर जंग छड़े हुए थे। तो असल में नरेंद्र मोदी मुंह से तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं, रवि जी ने भी कहा कि ये परिवर्तन, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की उन्होंने बात कही कि वे हवा में है, बड़ा अच्छा उन्होंने मुहावरा इस्तेमाल किया। मेरा ऐसा मानना है कि इस फेरबदल के जरिए अपने चेहरे की धूल मिटाने के लिए आईना साफ करने की कोशिश नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने की है। कोई कारण नहीं है कि जो प्रोपेगेंडा 2014 में इस नाम पर किया गया था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट से मैक्सिमम गवर्नेंस देंगे, यानी कम से कम मंत्रिमंडल में साथियों को रखकर अच्छी सरकार चलाएंगे, पहले उसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। बिल्कुल। और अब आजादी के बाद का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बनाया गया, तो अब ये भी मास्टर स्ट्रोक है। यानी मैक्सिमम मंत्री रखना भी महानता है और कम मंत्री रखना भी महानता है। तो या तो आप एक बार कबूल कीजिए कि आपने जो कम मंत्री रख के सरकार चलाने की कोशिश की थी, आपका वो प्रयोग नाकाम रहा। बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है कि वो कम मंत्रियों से सरकार चलाए या ज्यादा से।
लेकिन देश का अधिकार, देश की जनता का अधिकार ये है कि आपने कम से काम चलाया हो या ज्यादा से, देश और समाज को क्या मिला। क्या सचमुच कोरोना काल में लोगों को सही सही इलाज मिला? क्या दवा मिली? क्या ऑक्सीजन मिला? क्या शमशान घाट में जगह मिली अंतिम संस्कार के लिए? और अगर केंद्र सरकार इन सब चीजों में नाकाम रही है तो इसे मास्टर स्ट्रोक बताने से पहले ये तो कबूल करना पड़ेगा कि आप 7 साल से जिन लोगों के साथ सरकार चला रहे थे वे अयोग्य लोग थे जी। और अगर वे अयोग्य थे तो टीम के कप्तान पर भी तो सवालिया निशान उठना चाहिए। आपको याद होगा 2014 में जब सरकार बनी थी, राजनाथ सिंह जो संयोग से फेरबदल में एकमात्र व्यक्ति हैं जो बच गए पिछली वरिष्ठता के क्रम में अगर देखा जाए जी। वे राजनाथ सिंह बड़े अहंकार से कहते थे कि एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, और एक आध नहीं हुआ, 24 इस्तीफे हो गए इकट्ठे के इकट्ठे। अब उस भाषण को राजनाथ सिंह को एक बार सुनवा दिया जाए मोबाइल पे। तो मेरा कहना यह है कि ये सरकार हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश करती है, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक आमतौर पर पिछली नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश होती है। अब जिस नियत से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बहुत संक्षेप में बात कर लेते हैं, हो सकता है आप आगे पूछें। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो विभाग मिला है, पहले तो उनके मंत्री बनने की बात, मंत्री बनना सुनिश्चित था उनका, ये उस डील के अंतर्गत था जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार उन्होंने गिराई थी। वो तथाकथित सम्मान की अभिलाषा में गए थे तो 1-1.25 साल तो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघ मुख्यालय, संघ कार्यकर्ताओं दर दर पर जाने के बाद अंत में विभाग वो मिला है जो बिकवाली के कगार पर है। रवि जी, आप जानते ही हैं कि एयर इंडिया और का अभी 4-5 दिन पहले एक विज्ञापन छपा है, मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं स्क्रीन पर, कि वो एयर इंडिया की सारी परिसंपत्तियां नीलामी पर लगी हुई हैं। प्राइवेट एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं भारत में तमाम सारी, जो कम से कम मंत्रालय के अधीन जो कामकाज होता है। तो देश की सिरमौर, देश की प्रतीक एयरलाइंस भी बिकने के ठौर पर खड़ी है। उस मंत्रालय का आपको मंत्री बनाया गया है। रेल मंत्रालय की बात हो रही थी तो रेल मंत्रालय जनता से जुड़ा हुआ मंत्रालय था, आम लोगों के आप काम आ सकते थे। विमानन मंत्री बनने के बाद सीधे जनता का, क्योंकि भारत में आज भी बहुत कम लोग हवाई यात्राएं करते हैं। अगर ग्वालियर के हवाई जहाज का भी विकास करना चाहेंगे तो ग्वालियर का हवाई अड्डा वायुसेना के अड्डे के अंतर्गत है। महाराजपुरा एयरबेस हिंदुस्तान में एयरफोर्स का सबसे सुदृढ़ हवाई अड्डा है, उसके अंदर एक छोटा सा ठिया है, उसका विकास वहां संभव नहीं है। नए एयरपोर्ट के लिए जमीन तलाशी जा रही थी वर्षों से ग्वालियर। तो मैं समझता हूं कि उनके पास काम क्या होगा विमानन उड्डयन मंत्रालय में। अभी तक की मेरी कल के मंत्रिमंडल को लेकर यह है कि यह कवायद सिर्फ ताश के पत्ते फेंटने की कवायद है, जिसमें तो पत्ते तो फेंटे जा रहे हैं इस रूप में कि भाई उसमें इक्का बादशाह बेगम है, लेकिन जो सोशल मीडिया के, मेरा शब्द नहीं है लेकिन सोशल मीडिया के मुहावरे में कहा जाए कि उस गड्डी के पत्ते फेंटे जा रहे हैं जिसमें ज्यादातर जोकर है। रवि जी प्रेषिता, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से राकेश जी ने कहा कि आईना साफ करने की वरिष्ठ पत्रकार है, काफी मुखर है। रवि जी की आवाज बहुत हल्की आ रही, प्रेषिता थोड़ा वॉल्यूम। जी जी, रवि जी आपकी आवाज नहीं आ रही। खास करके सिंधिया जी के जो विभाग को लेकर जो उम्मीद की जा रही थी वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोगों को उसमें निराशा हुई है। निश्चित तौर पर एक बहुत छोटा विभाग और जो पब्लिक से सीधा जुड़ा नहीं है, उन्होंने जैसा उन्होंने बताया कि बहुत कम लोग हवाई यात्राएं करते हैं। निश्चित तौर पर अगर ये मध्य प्रदेश का कद अगर थोड़ा और बड़ा इस मामले में बढ़ता तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिंधिया जी को जो सरकार बनाने का इनाम मिला है, लेकिन उस इनाम में भी कहीं ना कहीं कंजूसी की गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो है कद बढ़ाया है, लेकिन डोर को खींचने का प्रयास भी हुआ है। तो ये तो मध्य प्रदेश के, लेकिन देखिए प्रसिद्धा जी, ये जो कल का फेरबदल है, हालांकि पाठक जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप मिनिमम गवर्नमेंट से जो चीज़ें आपने शुरू करी थी और आफ्टर ऑल आप 77 लोगों पर आ गए, तो हालात इन दौरान बहुत बदले हैं। अभी आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव हारा है, पंजाब में आपकी हालत ख़राब है, उत्तर प्रदेश में भी हालात जो है बहुत संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। और जो केंद्र सरकार की, जो मोदी सरकार की जो चिंता है, बड़ी चिंता है, वो निश्चित तौर पर अगले साल जो चुनाव है उत्तर प्रदेश हैं और भी अन्य राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर ज़्यादा है। तो यही इसी वजह है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में 16 मंत्री हो गए उत्तर प्रदेश से। अब वो जो जातिगत समीकरण उन्होंने
बनाया है उसको कितना लाभ उत्तर प्रदेश में मिलेगा ये तो उसके चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो कल मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया, जो फेरबदल किया गया, तो स्वाभाविक तौर पर वो उत्तर प्रदेश को भी उसमें महत्व इसलिए दिया गया कि चुनाव जो है महत्वपूर्ण है। और जहां तक जो जिन मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया तो उसमें एक चौंकाने वाला नाम जो है वो उनका जो सूचना प्रसारण मंत्री थे उनका रहा है निश्चित तौर पर। और बाकी रविशंकर प्रसाद को लेकर तो चूंकि वो ट्विटर से उनका जो विवाद चल रहा है, इसके अलावा सोशल मीडिया में किरकिरी सरकार की होती रही है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये तमाम जो कवायद हैं, पश्चिम बंगाल से अगर अब सुप्रियो को हटाया गया तो उनकी वजह यही रही कि वो वहाँ कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। तो ऐसा ही कुछ जो रीजन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर कहा गया कि भाई वो जिस तरीके से सरकार की बदनामी पूरे दुनिया में हुई है, खास करके उत्तर प्रदेश में जो गंगा में लाशें तैरती दिखी हैं और कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से मिसमैनेज सामने आया है, तो निश्चित तौर पर उससे स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिष्ठा को तो स्वाभाविक है, सरकार की भी पूरी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है। तो ऐसे में जिन मंत्रियों को हटाया गया है तो उनमें एक दो नाम चौंकाने वाले हैं कि उनका समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्यों हटाया गया। बाकी तो लगभग अधिकांश की स्थिति क्लियर है। निश्चित ये नाम जिस तरह से रवि जी ने कहा, राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी कि कुछ इस्तीफे चौंकाने वाले थे, जिस तरह से बाद में रविशंकर प्रसाद की बात करें या प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, इन दोनों के इस्तीफे चौंकाने वाले थे क्योंकि बड़े नेता, बड़ा चेहरा इन्हें माना जाता है, लेकिन बाद में एंड टाइम पे ठीक विस्तार से पहले इनके इस्तीफे सामने आए। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये चिंता जरूर व्याप्त है कि सरकार की विफलताएं अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुकी। आप प्रायोजित प्रचार प्रसार से, विज्ञापन से, थैंक यू नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन के लिए, गांव-गांव में होर्डिंग लगवाकर आप उन आंकड़ों को नहीं छुपा सकते। जैसा कि रवि जी ने कहा कि गंगा के किनारे लाशों के सत्य को आप कब तक छुपा के बैठेंगे। बिल्कुल। तो ये जो बड़े बड़े चेहरों के इस्तीफे हैं, ये असल में सिर्फ एक ओवरहॉलिंग की कोशिश है। लेकिन जरूरत तो इंजन में खराबी की है। इंजन में जो खराबी है उसकी तो ओवरहॉलिंग कोई कर नहीं सकता। ना पार्टी में किसी की ताकत है सवाल उठाने की। एक तंत्रात्मक व्यवस्था जैसी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, कौन सवाल पूछेगा कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री आप हैं, इन विफलताओं में से एक आध की जिम्मेदारी आप लेंगे कि नहीं लेंगे। और जहां तक योग्यता का प्रश्न है, एक प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि अब बहुत काबिल लोग भर्ती कर लिए गए, IAS हैं, IFS हैं, IITians हैं, तजुर्बेकार लोग हैं। तो भाई 7 साल से जो मंत्रिमंडल था वे सारे नाकाबिल लोग थे, उसमें भी ज्यादातर पढ़े लिखे थे। जिनको आपने हटाया वे भी सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल। रविशंकर प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, प्रकाश जावड़ेकर पढ़े लिखे आदमी है, डॉक्टर हर्षवर्धन तो खुद डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर। बिल्कुल। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाना कि अब योग्य लोगों को लिया गया है, अर्थात राष्ट्रीय नेतृत्व के पास योग्यता का कोई पैमाना नहीं है, उसके पास योग्यता का आकलन करने का कोई पैरामीटर नहीं है, उसको पता ही नहीं होता किस व्यक्ति से क्या काम लेना है। कल एक चर्चा में कहीं मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात आई थी कि देखिए, कप्तान का खुद जितना काबिल होना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो काबिल लोगों को अपने साथ रखे। बड़े लीडर जो होते हैं, नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक आप गिन लीजिए, इवन अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए जी, उनकी टीम में PV नरसिंह राव जब आर्थिक सुधारों की नियत से आगे बढ़े तो उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया जी। अब आर्थिक जो मोर्चा है उस पर जो नाकामी है, वो तो निर्मला सीतारामन बैठी हुई है, वे कहती है मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाती। ऐसे वित्त मंत्री की काबिलियत पर आपने अपनी भरोसा किया, उन्हें हटाया नहीं है, बजाय इसके उनको प्रमोशन और मिल गया वित्त राज्य मंत्री को, अनुराग ठाकुर को। बिल्कुल। क्या काबिलियत थी। अगर योग्यता के पैमाने पर ही हटाए जाने और भर्ती किए जाने और पदोन्नत किए जाने का काम किया गया है, तो इस फेरबदल में कोई तार्किकता नहीं दिखाई दी। एक और बात कर लेते हैं। आज मैं अभी सुबह देख रहा था, चूंकि अखबारों की सुर्खियों पर ही बात कर रहे हैं, तो एक अखबार का शीर्षक है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में सिंधिया और बीरेन खटीक से फायदा मिलेगा। बीरेन खटीक का तो हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन सिंधिया से क्या फायदा होगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए जो ग्वालियर चंबल के जिले हैं, वहां तो अभी उपचुनाव में सिंधिया के अपने प्रत्याशी सबसे ज्यादा हारे हैं। अभी इसी उपचुनाव में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुना संसदीय सीट पर 1.25 लाख वोटों से अपने सहयोगी से ही हार गए, पूर्व सहयोगी। वे उत्तर प्रदेश में क्या फायदा पहुंचाए। 2019 के चुनाव में आधे उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव थे, प्रियंका गांधी के समकक्ष थे। कितनी सीटें वहां दिलवा दी उन्होंने कांग्रेस को।
तो ये हास्यास्पद प्रोजेक्शन होता है। ये जो प्रचार तंत्र है, किसी भी तरह से किसी भी चीज को बेहतर कदम बता देना, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फेरबदल बता देना, इससे ये फायदा होगा, उत्तर प्रदेश में 16 मंत्री बनाने, सरकार बन जाएगी नहीं बन जाएगी हम नहीं जानते, लेकिन क्या ये सारी कवायद उस नाकामी के से निकल कर आई हैं, ये नहीं मानना होगा, जो केंद्र सरकार की हर मोर्चे पर नाकामी रही। बिल्कुल निश्चित देर अभी जैसे राकेश जी ने कहा कि नाकामी को छुपाने की कोशिश की गई है, तो ये जो योग्यता वाली बात जो चर्चा का विषय बनी हुई है, तो जनता को ध्यान में रखते हुए तो ये फेरबदल नहीं समझ में आ रहा है कि कितना सही है और कितना गलत है। ये प्रस्तुता जी सबके समीक्षा का अपना अपना तरीका है। निश्चित तौर पर जो पाठक जी ने जो, हालांकि मैं भी वो पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ मुझे भी कि सिंधिया जी को लेकर जो कहा गया है कि उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, वो मुझे भी समझ से परे, इसीलिए मैंने केवल खटीक जी की बात की थी कि बीरेंद्र खटीक चूँकि बुंदेलखंड से आते हैं और बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। जहाँ तक जो कल का जो विस्तार हुआ है, निश्चित तौर पर उसमें अगर उत्तर प्रदेश से जो मंत्री 7 लोगों को नए चेहरे लिए गए, तो निश्चित तौर पर वो उसी बात को ध्यान में रखते हुए लिए गए। अब उसके परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन हर राजनीतिक दल ये कवायद जरूर करता है कि वहाँ से ज़्यादा जातिगत जो संतुलन कायम करने की कोशिश की जाए, ताकि उसका लाभ जो है वो मतदाताओं को वो लुभा सके। और मुझे लगता है कि ये तमाम कवायद इसी, अब आप देखिए मध्य प्रदेश में राज्यपाल आपने गुजरात के जो मंगू भाई छगन भाई पटेल को आपने गुजरात का यहाँ राज्यपाल बनाया, आज वो शपथ भी लेने वाले हैं 11 बजे। तो देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश भाजपा जो है एक लंबे समय से एक आदिवासी चेहरा तलाश कर रही थी, और मंगू भाई को जो है गुजरात का, दक्षिण गुजरात का एक बड़ा आदिवासी नेता माना जाता है। और अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो देखिए जो पश्चिम क्षेत्र है, झाबुआ अलीराजपुर का एक बड़ा, जो चूँकि वहाँ की सीमावर्ती जिले हैं और वहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है, तो ये तमाम जो सियासी समीकरण है वो इसी तरीके से बिठाए जाते हैं। और जैसे कि बीरेंद्र खटीक को लिया गया तो अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा है वो, इसलिए उनको लिया गया। अगर यहाँ आदिवासी चेहरे की कमी महसूस की जा रही थी, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते या कोई जो दूसरे चेहरे हैं वो उतना प्रभाव नहीं जमा पा रहे थे, खास करके पश्चिम निमाड़ और मालवा में जो भद पिटी है 2018 में भारतीय जनता पार्टी की, तो उस पूरा संतुलन साधने की कोशिश ये हो रही, पूरी कवायद ये हो रही कि आप देखिए सिंधिया जी मंत्री बनने से पहले मालवा के दौरे पर थे, पूरा फोकस जो है चाहे वो आरएसएस का फोकस हो या भारतीय जनता पार्टी का फोकस हो, इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर ये जो है 2023 की तैयारी भी है, 2024 की तैयारी भी है, ये तमाम जो कवायद कल के मंत्रिमंडल विस्तार है उसको उसी नजरिए से देखा जाता है। निश्चित आने वाले चुनावों की तैयारियां, जातिगत समीकरण की बात करें, राजनीतिक समीकरण की बात करें, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस विस्तार को निश्चित ही देखा जा सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आऊंगी। आज मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल की शपथ लेने वाले हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल उनको नियुक्त किया गया है। उनकी बात की जाए तो गुजरात के नवासरी से वो 6 बारी विधायक रह चुके हैं, मोदी कैबिनेट में वन पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, राज्यपालों की नियुक्ति से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो आदिवासी अंचल है पूरा, उसमें से बहुत सारी कई जिलों की सीमा गुजरात से भी जुड़ती हो, लेकिन छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश में किसी तरह से वोटरों को ये संतोष देने का काम करेंगे कि एक आदिवासी को गवर्नर बना दिया है, इसलिए झाबुआ अलीराजपुर का जो मतदाता है वो वोट दे देगा। निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में, अभी जो 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, वहां ज्यादा सीटें मिली थी और कांग्रेस को। अब पूरा जो फोकस है और इस मंत्रिमंडल विस्तार को और राज्यपाल की नियुक्ति को अगर हम ये सोचकर देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों को साधने की कोशिश की और ज्यादा जोर दलित आदिवासी क्षेत्रों पर है, उन जातियों पर ज्यादा है, क्योंकि उसके पीछे लक्ष्य उत्तर प्रदेश। अगले जो 3 साल हैं वो दरअसल चुनाव के वर्ष है मध्य प्रदेश के लिए। 22 में उत्तर प्रदेश, 23 में मध्य प्रदेश, 24 में लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, अब लगातार सरकार चुनाव मोड में है, तो केंद्र सरकार हो या दूसरी पार्टियां हो उनका हर कदम अब चुनावी दृष्टि से उठाया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति से मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा ही था तो जो जिनको थावरचंद गहलोत को हटाया गया तो उन्हें यद्यपि कहा यह जा रहा है, उन्होंने खुद दरखास्त दी थी कि मुझे हटा दीजिए, मुझे गवर्नर बना दीजिए। अगर वे सक्रिय राजनीति में ही रहते
तो वे जनता के बीच में जाके काम कर सकते थे। वे कहीं आन गांव के गवर्नर बन गए तो इससे आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में वे क्या काम कर पाए? न तो वे चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं, न वोट मांग सकते हैं किसी से आकर, संवैधानिक पद पर है। तो इस फेरबदल में चाहे वो राज्यपालों का फेरबदल हो, चाहे मंत्रियों का फेरबदल हो, मंत्रियों का शामिल किया जाना हो, जो हौच-पौच दिखाई दे रही है, जो असमंजस दिखाई दे रहा है, वो इस बात की बेचैनी को प्रकट कर रहा है कि सरकार को ये लग रहा है कुछ चीजें हाथ से छूट रही हैं, जनता का भरोसा टूट रहा है, दरक रहा है, कहीं ना कहीं जनता में असंतोष है, जिसे साधने के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र, सब चीजों को लक्ष्य में रखकर काम किया जा रहा है और सरकार अगले 1-1.5 साल तक किसी नजरिए से हर काम को करेगी। निश्चित ही आगे सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां। मध्य प्रदेश की बात करें रवि जी, तो 6 मंत्री तो पहुंच गए हैं कैबिनेट में, लेकिन विभागों के बंटवारे की बात करें तो शायद मध्य प्रदेश को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि प्रहलाद पटेल की बात की जाए तो मंत्री से राज्य मंत्री पर उनका एक तरह से डिमोशन कहेंगे हो गया है। नहीं देखिए प्रसाद जी, हालांकि प्रहलाद पटेल को खास करके अगर कैसे प्रहलाद पटेल का तो पद बढ़ाया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर जो एक बड़ा नुकसान हुआ है वो कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर है उनके विभागों में कमी की गई है। चूंकि मंत्री ज़्यादा हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर विभागों का बंटवारा भी होना था उस स्थिति के अगर देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नरेंद्र तोमर का जो कद था, उनके पास जो और विभाग थे, उनको पंचायत ग्रामीण जो है एक बड़ा विभाग था, तो वो उनके से लिया वापस लिया गया। तो निश्चित तौर पर जो है अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो नुकसान मध्य प्रदेश को हुआ है। और जैसे कि सिंधिया जी के बारे में बात कही है कि उनको भी कोई बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इस नाते नहीं मिला है कि जनता से सीधा जुड़ा हो, तो इस तरीके से देखा जाए। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क मध्य प्रदेश के विकास पर इसलिए नहीं पड़ता कि देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य सरकार का जो वास्ता पड़ता है, मंत्री कोई भी हो, निश्चित तौर पर जो निर्देश होते हैं वो ऊपर से ही होते हैं, क्या काम होना है क्या नहीं होना है, तो वो मंत्री कोई भी हो उससे कोई बहुत, हालांकि अगर फर्क इतना पड़ता है कि अगर स्थानीय मंत्री को ज़्यादा विभाग मिलते या महत्वपूर्ण विभाग मिलते तो निश्चित तौर पर वो उसका एक बड़ा हिस्सा या बड़ा लाभ जो है वो मध्य प्रदेश को मिल सकता था। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले, क्योंकि अब 2-2.5 साल का समय बचा है और मध्य प्रदेश में पहले ही बड़े प्रोजेक्ट रेलवे के भी चल रहे हैं, कई और भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी, और भी तमाम जो केंद्र प्रवर्तित योजना है उनको अडॉप्ट करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। खास करके शिवराज जी तो जो है मोदी जी बस जो भी कहे वो उसको जो है यस मैन की तरह तत्काल लागू करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश को कोई नुकसान होगा। राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। एक नया विभाग गृह मंत्री के पास पहुंचा है अमित शाह की, और ये विभाग का मंत्रालय का गठन भी विस्तार से पहले हुआ। सहकारिता विभाग की मैं बात कर रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एक नई जिम्मेदारी और एक बड़ी जिम्मेदारी इसे माना जाए तो शायद सही होगा गृह मंत्री के पास पहुंची है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा प्रसिद्धा जी। ये मंत्रालय दरअसल में हुई आफ्टर मोदी के बाद कौन, उससे डेवलप करने के लिए भाई अमित शाह के रूप में एक बड़ा दायित्व उन्हें दिया गया है कि वे सभी मंत्रालयों को कोऑर्डिनेट करेंगे। मंत्रालय का नाम ही है कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, ये इस तरह से है कि नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत से वे जब चाहेंगे मंत्री समूहों की बैठक करेंगे, मंत्रियों को बुलाएंगे, अपने सामने हाजिरी लगवाएंगे। और बहुत अच्छी बात रवि जी ने यशमैन वाली कह दी, जब भी वो शिवराज सिंह के लिए कही, शिवराज सिंह तो है ही, लेकिन इस परिवर्तन में कल जो परिवर्तन हुआ है इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं, पहले भी ऐसे ही थे, किसी की हिम्मत नहीं नरेंद्र मोदी के सामने मंत्रिमंडल की बैठक में कोई बोल जाए, सवाल ही नहीं होता। लेकिन अब जो मंत्री बने उनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार के सांसद हैं, कोई 35 साल का है, एक महिला सांसद है। राकेश जी मैं आपको यहाँ 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंदसौर में, जहां नए नवनिर्मित RT-PCR लैब का लोकार्पण वर्चुअली कर रहे हैं। बाजारों में भीड़ शुरू हो गई, शादी में भी कहा 50 का, लेकिन वो भी नियम भंग हो रहे हैं सब। मेरा निवेदन है हम आर्थिक गतिविधियां चालू रखें, मंडी चले, दुकान चले, बाजार चले, उद्योग चले, निर्माण के काम चलिए, जरूरी है, लेकिन मास्क लगा रहे,
और फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के हम करें। दुनिया के अनेकों अनुभव बताते हैं कि अगर मास्क 2 लोगों के लगा हुआ है जो आमने सामने बात कर रहे हैं, तो कोविड का संक्रमण का खतरा 95% कम हो जाता है। तो हम क्यों ये लापरवाही करें? क्योंकि ये उदाहरण भी आज हमारे सामने है कि दुनिया के अनेकों देशों में संक्रमण बढ़ रहा है। तीसरी लहर के बाद चौथी लहर, 5वीं लहर आ रही है। ये बिना मास्क की भीड़ कोविड की तीसरी लहर को निमंत्रण देना है। इसलिए कृपया करके हम निमंत्रण ना दें, बहुत भुगत चुके हैं। और अब हम कोई बंद वाला और लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू कब तक बंद करेंगे? आर्थिक गतिविधियां ठप होती है तो बिजनेस व्यापार ठप होता है, गरीब की रोजी रोटी जाती है। अब प्रदेश की आर्थिक हालत भी 3-4 महीने कुछ आए ही नहीं तो ठीक नहीं है। वित्त मंत्री मेरे बैठे और इसे दुनिया चलानी पड़ेगी। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करके मैं मंदसौर वासियों को आज इस पवित्र अवसर पर के आपको आरटीपीसीआर मशीन की सौगात मिली है, यशपाल जी को धन्यवाद देते हुए अपील करना चाहता हूं कि आप कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार कीजिए और मंदसौर को एक उदाहरण बना दीजिए कि लोग सीखें। समाज सेवा तो मंदसौर से सीख रहे हैं कि देखो मंदसौर ने क्या किया, लेकिन कोरोना संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार की सीख भी मंदसौर दे। शिवराज सिंह चौहान ने आरटीपीसीआर लैब का लोकार्पण किया मंदसौर में वर्चुअली। रवि जी, इस पर लेना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने कहा लॉकडाउन को लेके कि आर्थिक स्थिति हमारे प्रदेश की अच्छी नहीं है, लॉकडाउन की लगाने की स्थिति में नहीं है। पूरी कोशिश यही की जाएगी तीसरी लहर को रोका जाए। 3 महीने से ये खबर भी छपी है, सुर्खियां भी बनी है कि 3 महीने से खजाने में कोई पैसा नहीं आया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि मैं रोना नहीं रो रहा, लेकिन अब बाजार बंद करने की स्थिति नहीं है। देखिए, बिल्कुल प्रसिद्धा जी आज अभी मंदसौर का कर रहे हैं, कल जबलपुर में उन्होंने एक जिला जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है वहाँ पर एक यूनिट का लोकार्पण करा और एक का आधारशिला रखी है। निश्चित तौर पर तीसरी लहर की तैयारी सरकार कर रही है, क्योंकि जिस तरह दूसरी लहर में हालांकि शिवराज जी ने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इस चीज़ को स्वीकार करा है कि देखिए कमियां सारे स्तरों पर हुई। उन्होंने ये कहा है लापरवाही सारे स्तरों पर हुई है, उन्होंने अपने आप को भी उसमें शामिल किया है। ये उनकी जो बहुत अच्छी बात है जो साफगोई उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पर अब जो तीसरी लहर की तैयारी है तो मध्य प्रदेश सरकार सतर्क है और वो बार बार मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि भाई देखिए तीसरी लहर की हमारी पूरी तैयारी, लेकिन हमें जन सहयोग चाहिए। और अगर आप इससे 2 दिन पहले की बैठक यानी परसों की अगर उनकी बैठकों को देखें तो उन्होंने देखिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक ली थी, उसके बाद उन्होंने राजस्व मामलों से जो मंत्री समूह गठित किया उसकी बैठक को लेकर और ऐसे ऐसे शब्द उसमें निकल कर आए हैं, अकर्मण्यता, निकम्मापन। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री जी के जो तेवर, उनकी जो परेशानी है, अभी भी मैं देख रहा था उनका जो भावभंग जो लाइफ मतलब जो स्टाइल जो बात करने की बात है वो निश्चित तौर पर चिंता उनको है कि आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर जब जेब खाली होती है तो हर व्यक्ति चिंता करता है और वही स्थिति इस समय राज्य सरकार की है। तो उन्होंने जो परसों खास करके जो मंत्रियों को कहा है कि भैया अब ये निकम्मा वो इनडायरेक्टली बोला गया है, लेकिन साफ तौर पर बोला गया कि अब ये इस तरह की ढिलाई नहीं चलने वाली। अगर इस तरह की ढिलाई चलती रही तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को आने वाले समय में और बुरे दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो आपके पास पैसा नहीं है, कल को फिर आपके पास अगर तीसरी लहर आती है और बच्चों को जैसे कहा जा रहा है कि बच्चे उससे प्रभावित होंगे तब कैसे हालात होंगे। तो ये तमाम जो है वो चिंता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पे बिल्कुल साफ नज़र आ रही है और उसमें जिस तरीके से वो लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए अभी कैबिनेट में भी डिसीजन हुआ कि देखिए जो ईमानदार करदाता है उन्हें आप भामाशाह योजना, हालांकि कैबिनेट में नहीं था, सॉरी, ये समीक्षा बैठक में था कि भामाशाह योजना फिर से लागू की जाए। इसके अलावा उन्होंने कर संग्रह कैसे किया जाए उसको भी बढ़ाने की बात कही गई, कैसे रेत चोरी रोकी जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब खनन पे प्रतिबंध है तो परिवहन कैसे हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री ये बात अधिकारियों से कह रहा है तो आप मध्य प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगा लीजिए कि
इसको नियंत्रित करने का कितना अधिक प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अब उन्हें कितनी सफलता इसमें मिल पाती है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने खुलेआम तौर पर जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, हालांकि वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र नहीं आई बाद में, और वो स्थिति चाहे वो रेत खनन को लेकर हो या दूसरे मामलों को लेकर हो, निरंकुशता बिल्कुल बराबर बनी हुई है। वही स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर है। जब वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि भाई अब भी अफसर जो है अपना रवैया सुधार ले। मुख्यमंत्री बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं। अब ये सभी का समन्वित प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। निश्चित ही समय की कमी है हमारे पास में। जल्दी से राकेश जी आपसे इसी मुद्दे पर लेना चाहूंगे प्रतिक्रिया। जो वित्तीय स्थिति रवि जी ने बताई, लाखों का बहुत बड़ा कर्जा है सरकार के पास। प्रति व्यक्ति कितना कर्जा है, कल कोई खबर छपी थी अखबार में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सिर पर कितना कर्जा है। तो खजाने के खाली रहते हुए न विकास कार्य हो सकते हैं, न स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली हो सकती है। अभी अगर तीसरी लहर आ रही है जिसकी आशंका आप सब देख रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए सरकार को कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक मुख्यमंत्री के तेवरों का सवाल है, निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखियाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के बीच में समन्वय का अभाव है। मुख्यमंत्री का बार बार ये कहना कि मैं कलेक्टर एसपी को गाड़ दूंगा, खंभे से लटका दूंगा, इस तरह के बयानों के बाद प्रशासन के लोगों से आपने कभी जानने की कोशिश की कि कितना असंतोष उनके मन में होगा, कितना अपमान महसूस करते होंगे वे सब। तो ये परिस्थितियां लगातार अराजकता की ओर ले जाती हैं राज्य को, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को, राजनीतिक नेतृत्व को, और इससे अंततः संभालने की जिम्मेदारी मुखिया की है। उनका समन्वय अपने मंत्रिमंडल में नहीं है। मंत्रिमंडल में तकरार हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं। यशोधरा राजे कह रही हैं आप मुझे धमकी दे रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर से। तो नेतृत्व की शिथिलता के कारण भी ये सब होता है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सबसे तजुर्बेकार मुख्यमंत्री अब तो इतिहास के हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान। इतने साल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद भी अगर प्रशासनिक मशीनरी की लगाम वे ठीक से नहीं कस पाएंगे, जनता को डिलीवरी नहीं दे पाएंगे ठीक से, तो इस नाकामी का नुकसान उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। वे कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत प्रयासरत हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह की कोशिशें यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य और समन्वय की कमी है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है अगर प्रदेश की स्थिति में सुधार लाना है तो। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, रवि जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी। अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की और बड़ी हेडलाइन आज की यही थी। मंत्रिमंडल का कल जो विस्तार हुआ चर्चा का विषय था और बहुत सारा विश्लेषण किया गया और चर्चाएं की गई और एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किस तरह से विस्तार किया गया, क्या समीकरण बैठाकर ये विस्तार किया गया है। और अखबारों की सुर्खियों में हम चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।